जरा सोचो, पूरी दुनिया में अचानक ही तबाही मच जाए, कोई नहीं जानता ये कैसे हुआ, और इस सब के बीच एक आदमी अपनी प्रेग्नेंट बीवी को ढूंढने में लगा हो। कुछ ऐसा ही होता है विल के साथ, जो इस वक्त बड़ी मुश्किल से खंडर हो चुके अपने शहर में पहुंचा है, जहां चारों ओर राख ही राख बरस रही थी। बहुत सारी खाली गाड़ियां मौजूद थी। विल ने थोड़ा दिमाग लगाया और एक फायर ट्रक से गैस मास्क ले आया। इस शहर का रास्ता पार करते वक्त उसने देखा कि बहुत से लोगों की लाशें गाड़ियों में पड़ी हुई थी, साथ ही बहुत सी बिल्डिंग से धुआं भी निकल रहा था। जल्द ही वो उस बिल्डिंग तक पहुंच गया जहां पे उनका भी एक फ्लैट था। फायर एस्केप से चढ़कर वो खिड़की से अंदर गया, लेकिन आधी बिल्डिंग पहले ही गिर चुकी थी। एक दीवार पर समंथा का मैसेज था जिसमें उसने अपनी लोकेशन बताई थी। अब वो गाड़ी में सवार होकर अपनी पत्नी को ढूंढने फिर से निकल पड़ा। विल याद करने लगा कि कैसे 2-3 दिन पहले तक सब कुछ एकदम बढ़िया था। विल अपनी गर्लफ्रेंड समंथा के साथ हॉस्पिटल में था, जहां उन्हें एक खुशखबरी दी गई कि उनके घर बेटा होने वाला है। थोड़ी देर बाद विल एयरपोर्ट के लिए निकल गया। जाने से पहले उसने समंथा से कहा कि वो उसके पिता से शादी के लिए उसका हाथ मांगेगा। शिकागो पहुंचकर विल ने सबसे पहले अपनी सारी बिजनेस मीटिंग्स अटेंड की और फिर समंथा के माँ बाप पाउला और टॉम के घर गया। घर का माहौल काफी सीरियस नजर आ रहा था। डिनर के वक्त टॉम ने सीधा सीधा विल से पूछा कि तुम मेरी बेटी के साथ क्या चाहते हो, और कभी अगर फ्यूचर में तुम अलग हो गए तो तुम हमारे दिए हुए पैसों पे हक तो नहीं जताओगे जो हम समंथा को देंगे। इस पर विल ने जवाब दिया कि देखिए, मैं अच्छे पैसे कमाता हूँ, मैं पैसों के लिए आपकी लड़की से शादी नहीं कर रहा, वो मेरी जिंदगी का प्यार है। लेकिन न जाने क्यों टॉम को विल की किसी भी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। इस बात पे दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। पाउला ने बीच में आकर झगड़ा रोकने की कोशिश की, लेकिन सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ गई। आखिर में पाउला ने विल को ये कहकर घर से भेज दिया कि देखो, रात बहुत हो गई है, तुम्हें जाना चाहिए। अगली सुबह विल की आंख समंथा की एक वीडियो कॉल से खुली। फोन देखकर उसे एहसास हुआ कि वो वापसी की फ्लाइट के लिए लेट हो चुका है। समंथा ने ये जानने के लिए फोन किया था कि कल रात को तुम पापा मम्मी से मिलने गए थे, कैसी रही मुलाकात। लेकिन समंथा के यहाँ एकदम से बिजली चली गई। समंथा ने कहा कि बड़ा अजीब सा लग रहा है, कॉल के बीच में अजीब सी आवाजें आ रही हैं। फोन की स्क्रीन में भी कुछ हलचल हुई और फिर अचानक फोन कट गया। विल बार बार कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई उठा ही नहीं रहा था। जब वो एयरपोर्ट पहुंचा तो उसे पता चला कि सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। न्यूज में बताया जा रहा है कि कैलिफोर्निया के पास एक बहुत ही भयंकर भूकंप आया है। थोड़ी देर बाद तो न्यूज के सिग्नल भी चले गए और पूरे एयरपोर्ट की बिजली कट गई। विल ने बिना वक्त गवाए टैक्सी लेने की सोची, और जब उसने ड्राइवर को थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देने की बात की तो वो मान गया। टैक्सी सीधा जाकर समंथा के माँ बाप के घर रुकी। विल ने पाउला और टॉम को पूरे हालात समझाए। खिड़की से फाइटर जेट्स आसमान में दिख रहे थे। टॉम ने फैसला किया कि वो समंथा को ढूंढने जाएगा और पाउला उनके बेटे के घर जाएगी। अब समंथा को ढूंढने विल और टॉम दोनों साथ में निकल पड़े। रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। जीपीएस और नेटवर्क पूरी तरह फेल हो चुका था और लोग सुपरमार्केट्स लूट रहे थे ताकि इस इमरजेंसी के हालात में उनके घरों का राशन खत्म ना हो। दोनों एक पेट्रोल पंप पे रुके जहां विल पेट्रोल भर रहा था और टॉम ने अंदर जाकर सफर के लिए कुछ सामान बांधा। तभी कुछ लोग विल से झगड़ने लगे और उन्होंने उसकी गाड़ी छीनने की बात कही। जब बात ज्यादा बढ़ गई तो टॉम ने कहा कि 1 मिनट में आपको पैसे दे देता हूँ, लेकिन निकाली उसने पैसों की जगह बंदूक, जिसे दिखाकर उसने उन्हें भगा दिया। हाईवे पे आर्मी चेक पॉइंट था। टॉम ने उनसे बात करके उन्हें समझाया कि मेरी बेटी वहाँ फंसी हुई है, मुझे पता नहीं सही है वो कि नहीं। एक बाप की गुहार सुनकर वो भी मान गए और उन्हें आगे बढ़ने की परमिशन मिल गई। रास्ते में उन्हें बहुत सारी आर्मी ट्रेन्स वेस्ट की तरफ जाती हुई दिखाई दी, जिससे उन्होंने हिसाब लगाया कि माहौल सच में बहुत खराब है। रात को एक पुलिस ऑफिसर ने उनकी गाड़ी रोक दी। टॉम तुरंत समझ गया कि ये असली पुलिस वाला नहीं है, बल्कि एक आम आदमी है जिसने किसी पुलिस वाले की गाड़ी चुराई थी। जब उस आदमी ने बंदूक निकाली तो टॉम गाड़ी रिवर्स में भगाकर बच निकला, लेकिन उस आदमी ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। टॉम ने विल को बंदूक थमाई और वो उसे चलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसे यही समझ में नहीं आ रहा था कि इसे अनलॉक कैसे करते हैं। टॉम ने गाड़ी चलाते हुए उसे समझाया कि क्या करना है और विल ने आखिरकार गोली चला दी। कुछ देर तक ऐसा ही चलता रहा। फिर टॉम ने गाड़ी को जिस तरह घुमाई कि उस नकली पुलिस वाले की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। थोड़ी आगे जाकर उन्होंने देखा कि कुछ हिरन रास्ते में आ गए थे। टॉम ने उन्हें बचाने के लिए गाड़ी घुमाई और जल्द ही उनका भी एक्सीडेंट हो गया। इतने में वो नकली पुलिस वाला फिर से उनके पास पहुंच गया था।
उसने विल को धमकाना शुरू कर दिया, लेकिन टॉम ने पीछे से उस पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। अब टॉम की रिब्स में काफी चोट आई थी। जल्द ही उन्होंने उस नकली पुलिस वाले की गाड़ी का इस्तेमाल करके अपनी गाड़ी को बाहर निकाला। अगले दिन वो एक ट्रेलर पार्क पहुंचे जहां लोग उन पर भरोसा नहीं कर रहे थे, लेकिन एक गैराज में उनकी मुलाकात रिकी से हुई। रिकी ने उन दोनों की खस्ता हालत देखी और उनकी गाड़ी को ठीक करने के लिए मान गई। रेडियो पे बताया गया कि सिर्फ शॉर्ट वेव और सिग्नल्स चल रहे हैं। जो कुछ भी हुआ था उस पर सरकार का अब तक कोई जवाब नहीं आया था। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसी को नहीं पता। आसमान में पक्षी बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से उड़ रहे थे। ये बात तो पक्की थी कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। टॉम जब वॉशरूम गया तो उसने अपनी चोट देखी। उसका जख्म पहले से बढ़ गया था। रिकी ने उन्हें बता भी दिया कि गाड़ी अभी बस टेम्परेरी ठीक हुई है, कभी भी बीच में खराब हो सकती है, मुझे मत कहना कि बताया नहीं। जब टॉम ने सुना कि रिकी कैलिफोर्निया जाने का प्लान बना रही है तो उसने रिकी को एक डील ऑफर की। टॉम ने कहा कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा मेरे साथ चलने के लिए, इससे तुम अपनी मंजिल के करीब रहोगी और बदले में जब भी हमारी गाड़ी खराब हो तो तुम उसे ठीक कर देना। थोड़ी देर सोचने के बाद रिकी ने हाँ कर दी, बस ज्यादा ही पैसे मांग लिए। फिर उन्होंने गाड़ी में रिकी के सारे औजार भरे और फट से निकल गए। शाम को उन्होंने देखा कि एक गाड़ी उनके पीछे आ रही है। उन्होंने तुरंत गाड़ी रोक के लाइट्स बंद कर दी। जब तक दूसरी गाड़ी उन्हें क्रॉस नहीं कर गई तब तक सब चुपचाप वेट कर रहे थे। फिर उन्होंने अपनी टेल लाइट्स को गाइड की तरह इस्तेमाल करते हुए उस गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद रिकी ने अपनी कंपास चेक की तो उसकी सुई बहुत ज्यादा तेजी से घूम रही थी, जैसे कि धरती की मैग्नेटिक फील्ड में कुछ अजीब बदलाव आ रहे हों। तभी उनकी रोड के साइड से एक और कार आई। विल को तेजी से इस गाड़ी से बचना पड़ा। जिस गाड़ी का वो पीछा कर रहे थे वो नई गाड़ी उस पुरानी गाड़ी से टकरा गई और वो दोनों ही गाड़ियां रोड से बाहर जा गिरी। विल ने पहली गाड़ी को चेक किया पर कोई जिंदा नहीं बचा था। रिकी ने दूसरी गाड़ी देखी जिसमें एक औरत की मौत हो चुकी थी, लेकिन उसका पति अभी जिंदा था और वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी और उसकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी। जब रिकी ने विल से कहा कि उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए तो टॉम ने ये कहकर साफ मना कर दिया कि हॉस्पिटल बहुत दूर है, रास्ते में ही मर जाएगा ये। टॉम और विल गाड़ी में वापस आकर बैठ गए पर रिकी अब भी वहीं बाहर ही खड़ी रही। वो उन लाशों को बड़े गौर से देख रही थी, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। फिर एक और गाड़ी रुकी और कुछ अजीब से दिखने वाले आदमी उसमें से उतरे। टॉम चौकन्ना हो गया, गाड़ी तेज चलाने लगा ताकि वो लोग दूर हो जाएं, पर विल ने मना किया और कहा कि पहले रिकी को ले चलो। तब टॉम ने जल्दी से रिकी को अंदर बैठाया और गाड़ी चला दी। टॉम ने बताया कि अगर विल उसे ना कहता तो वो रिकी को नहीं बैठाने वाला था। रिकी को ये बात बहुत बेकार लगी कि वो उसे छोड़कर जाने वाले थे और उसने कहा कि अब मैं गाड़ी ठीक नहीं करूंगी। तब टॉम ने गाड़ी को हल्का सा झटका दिया जिससे रिकी का चेहरा फ्रंट सीट से आकर टकरा गया। थोड़ी देर बाद जब वो लोग पेट्रोल भरने के लिए रुके तो रिकी और विल को कुछ अजीब से बादल दिखाई दिए। इन्हें देखकर लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। अचानक उनके पास मौजूद एक पोल पर बिजली गिरी और एक भयानक तूफान शुरू हो गया। अचानक से ये सब देखकर वो थोड़ा घबरा गए। टॉम को अब गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। गाड़ी की लाइट्स ऑन होने के बावजूद भी रास्ता मुश्किल से दिख रहा था। तो उन लोगों ने फैसला किया कि पुल के नीचे रुक जाते हैं जब तक बारिश नहीं रुक जाती। अगली सुबह मौसम ठीक था तो उनका ट्रिप फिर से शुरू हो गया। जब वो लोग एक रेडियो टावर के पास से गुजरे तो कार ने रेडियो सिग्नल पकड़ लिया। रिपोर्टर ने बताया कि कहीं पर भी इंटरनेट सेवा मौजूद नहीं है। मोबाइल फोन्स आउट ऑफ नेटवर्क थे और बहुत कोशिशों के बाद भी सरकार से कोई खबर नहीं मिल पा रही। वो तीनों जल्द ही एक शहर के बाहर पहुंचे जहां लोगों ने अपनी गाड़ियों के साथ रोड ब्लॉक कर रखा था। शेरिफ ने थोड़ा ध्यान से उन्हें देखा और अंदर आने से मना कर दिया, पर जब विल ने बताया कि वो यहाँ के कुछ लोगों को जानता है और उनके नाम शेरिफ को बताए तो फिर शेरिफ मान गया। जल्द ही विल अपनी एक पुरानी दोस्त मैग के घर पहुंचा। मैग बहुत ज्यादा परेशान थी। उसने बताया कि उसके अपने पति से कोई बात ही नहीं हो पा रही। वो बिजनेस ट्रिप पर गए थे और फिर अचानक से ये सब कुछ हो गया। विल ने मौका देखकर शावर लिया, रिकी ने गाड़ी की मेंटेनेंस की और टॉम ने पानी की बॉटल्स भर ली। मैग लगातार अपने पति को याद करके रो रही थी। विल ने उसे सांत्वना दी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, पर वो ज्यादा देर तक उसके पास नहीं रुक पाया। फिर वो लोग वापस रास्ते पर निकल पड़े। थोड़ी ही दूर जाने पर उन्होंने ढेर सारा धुआं देखा। वहाँ दरअसल एक मिलिट्री का हवाई जहाज क्रैश हो गया था। सब यही सोच रहे थे कि शायद किसी ने देश पर हमला किया है। थोड़ी देर बाद वो लोग एक वाटर पार्क पर पहुंचे और ऐसी चीजें ढूंढने लगे जो उनके काम आ जाए। रिकी स्विमिंग के लिए पूल में कूद गई पर पानी बहुत गर्म था। तभी एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर उड़ते हुए नजर आया। फिर उन्होंने अपने आसपास चुपचाप चीजें ढूंढनी शुरू कर दी, लेकिन उस जगह की हालत देखकर उन तीनों को यही लगा कि लोगों ने पहले ही यहाँ से सारा सामान उठा लिया है। कैश रजिस्टर खाली था और सभी कार्स के टायर्स कट चुके थे, लेकिन पेट्रोल के कैंस भरे जा सकते थे।
टॉम अपनी चोट की वजह से ज्यादा वजन नहीं उठा सकता था, इसलिए विल ने जिम्मेदारी उठा ली। रात को जब वो लोग एक एंटीना के पास से गुजर रहे थे तब उनके फोन्स में अचानक से नोटिफिकेशन आनी शुरू हो गई। टॉम के फोन पर समंथा के मैसेजेस आए। वो वॉइस मेल पर उसके लिए अपना प्यार जता रही थी, पर मैसेज में समंथा की आवाज से ज्यादा सिग्नल की खराश थी और अचानक मैसेज बीच में ही रुक गया। टॉम ने भी अपनी पत्नी पॉला को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल नहीं आया। तभी उन्होंने रास्ते में लोगों की लाइन देखी जो पूरी तरह खास रहे थे। दूर से ही धुआं उठ रहा था और जैसे ही वो लोग पास गए, सामने का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। पूरा इलाका आग से जल रहा था। रिकी ने डर के मारे कहा कि हमें वापस जाना चाहिए, लेकिन विल ने थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए कहा कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, और उसने गाड़ी की रफ्तार फुल स्पीड पर कर दी। जब वो उस एरिया को क्रॉस कर रहे थे तो गाड़ी को धुएं और राख ने घेर लिया। कुछ देर चलने के बाद उनके सामने एक मदद मांगती हुई औरत आई। रोड के किनारे उसकी गाड़ी भी थी जिसका टायर पंचर हो चुका था। रिकी और विल को उस पर तरस आ गया और वो उसकी मदद करना भी चाहते थे, और अचानक कुछ आदमी बंदूक लेकर बाहर निकल आए। पता चला कि उस औरत को झूठ बोलने और लोगों को फंसाने के लिए मजबूर किया गया था। वो आदमी उनका पेट्रोल चुराने की कोशिश कर रहे थे। विल ने एक आदमी से लड़ने की कोशिश की, पर उस आदमी ने आसानी से विल को पटक दिया। टॉम अपनी बंदूक निकाल कर लाया, लेकिन अपनी टूटी हुई रिब्स के दर्द की वजह से वहीं गिर पड़ा। फिर उन आदमियों ने रिकी को जबरदस्ती पेट्रोल भरने को कहा और बचे हुए पेट्रोल के कैंस चुरा के भाग गए। तीनों गाड़ी में बैठ गए और विल ने उस औरत को भी अपने साथ चलने को कहा, पर वो अपने बेहोश पति के पास ही रुकना चाहती थी। इसके बाद ढेर सारे धुएं के बीच एक कार चेज शुरू हो गई। उन लोगों ने आगे से फायरिंग शुरू कर दी तो विल ने उनकी गाड़ी को अपनी गाड़ी से जोरदार टक्कर मारी। टॉम लगातार खांस रहा था और उससे बंदूक नहीं चल पा रही थी, तो उसने बंदूक रिकी को देकर चलाने को कहा। रिकी के थोड़े निशाने तो मिस हुए, पर फिर रिकी ने उनके टायर पर गोली मारकर उसे उड़ा दिया, जिससे उनकी गाड़ी उलट गई। रिकी ने जल्दी से पेट्रोल के कैंस लेने की कोशिश की, पर एक आदमी ने कैंस को पकड़ कर रखा। रिकी जल्दी से एक कैन को तो वापस ले आई, पर तभी विल ने देखा कि गाड़ी में से पेट्रोल लीक हो रहा है और कभी भी वहां धमाका हो सकता है। इसीलिए उसने रिकी को भागने के लिए कहा। किस्मत से वो लोग काफी दूर थे जब उनकी गाड़ी में धमाका हुआ। थोड़ी देर बाद रिकी ने विल से कहा कि वो गाड़ी रोक दे, और फिर वो गाड़ी से बाहर निकल गई। दरअसल उसे उन लोगों को मारने के लिए बहुत बुरा लग रहा था जो कार क्रैश में मरे थे। ना वो गोली चलाती, ना उनकी गाड़ी क्रैश होती, ना उनकी जान जाती। लेकिन फिर टॉम और विल ने उसे समझाया कि उसने उनकी जान भी तो बचाई है। अगर उन्हें ना मारते तो वो लोग हमें मार देते, गोली चला रहे थे ना हमारे ऊपर। रिकी ने कहा कि मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, और विल ने बिल्कुल ऐसा ही किया। जल्द ही सूरज उगने लगा, लेकिन रिकी अब तक वापस नहीं आई थी। विल ने उसका नाम पुकारा पर कोई जवाब नहीं मिला। उनकी काफी सारी चीजें भी गायब थी। तब टॉम कहने लगा कि उन्हें रिकी को साथ लाना ही नहीं चाहिए था। खैर थोड़ी देर रुकने के बाद वो लोग फिर आगे बढ़ गए। अचानक से टॉम को खून की खांसी होने लगी, जिसके बाद वो लोग एक क्रैश साइट पर रुक गए जहां कई गाड़ियां और एक ट्रेन भी थी। विल वहां से थोड़ा पेट्रोल ढूंढना चाहता था। जब विल वापस आया तो उसने देखा कि टॉम सांस नहीं ले पा रहा, क्योंकि शायद उसकी रिब्स का कोई टुकड़ा उसके लंग्स को पंचर कर चुका था। विल ने जल्दी से टॉम की छाती में सुई घुसाकर थोड़ा प्रेशर रिलीज किया, जिससे टॉम को सांस लेने में थोड़ी आसानी होने लगी। जल्द ही वो फिर से आगे बढ़ चले और टॉम ने विल से वादा मांगा कि वो उसकी बेटी समंथा का ख्याल रखेगा। दोनों ने अपनी जिंदगी की पुरानी यादें एक दूसरे के साथ साझा की, और टॉम ने आखिरकार मान ही लिया कि विल सच में एक अच्छा इंसान है। उसे पता था कि समंथा प्रेग्नेंट है, और अब उसे यकीन हो गया था कि विल एक अच्छा बाप बनेगा। शाम को जब वो एक ब्रिज क्रॉस कर रहे थे तो उन्हें बहुत सारी खाली गाड़ियां दिखाई दी। फिर उनके रास्ते में कुछ आदमी हथियारों के साथ आ गए। विल ने कहा कि प्लीज हट जाइए, मैं अपने दोस्त को हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ, लेकिन उन लोगों ने विल को आगे नहीं जाने दिया। विल समझ गया कि अगर यहाँ रुका तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। उसने जल्दी से गाड़ी रिवर्स में भगाई और दो आदमी बाइक्स पर उसका पीछा करने लगे, पर विल ने गाड़ी को ऐसे घुमाया कि दोनों बाइकर्स क्रैश हो गए। अब वो आगे बढ़ सकता था, लेकिन एक ट्रक उनका रास्ता रोके हुए था। टॉम ने जैसे तैसे गोलियां चलाई और साथ ही विल ने गाड़ी को ऐसे हिलाया कि ट्रक ड्राइवर चकमा खा के साइड में क्रैश हो गया। आखिरकार वो लोग उस पुल को पार करके आगे बढ़े, लेकिन टॉम से अब ये तकलीफ झेली नहीं जा रही थी और वो गाड़ी की बैक सीट में ही चल बसा। थोड़ी देर बाद विल ने गाड़ी रोककर टॉम की बॉडी को देखा और सोचने लगा कि आगे क्या किया जाए। उसने फैसला किया कि वो बिना रुके चलता रहेगा, लेकिन रात के वक्त गाड़ी बीच रास्ते में ही खराब हो गई। विल अब इस गाड़ी से बेहद परेशान हो चुका था। उसने गुस्से में टॉम की लाश समेत गाड़ी पर पेट्रोल फेंक कर आग लगा दी। ये विल का तरीका था टॉम को अलविदा कहने का। अगली सुबह विल पैदल ही अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगा।
कुछ लोग गाड़ियों में उसे नजरअंदाज करके चले गए, लेकिन आखिरकार एक गाड़ी रुकी जिसमें मौजूद एक परिवार ने उसे लिफ्ट दी। लेकिन ड्राइवर ने कहा कि इससे पहले मैं गाड़ी चलाऊं, अपनी बंदूक मेरे हवाले करो। सफर के दौरान रेडियो से कोई सिग्नल नहीं मिला। कुछ देर बाद वो लोग विल के पिता के घर पहुंचे। वहां विल ने उस परिवार से कहा कि आप जो चाहे यहाँ से ले जा सकते हैं, अगर बदले में मुझे अपनी गाड़ी दे दें तो। वो लोग इस डील के लिए मान गए और जाते वक्त विल ने अपनी बंदूक भी वापस ले ली। गाड़ी की मदद से वो जल्द ही अपने तबाह हो चुके शहर सिएटल में पहुंच गया। अब कहानी वहीं पहुंच गई जहां से शुरू हुई थी, और अपने फ्लैट में समांथा के लिखे हुए एड्रेस को देखते ही विल तुरंत उसकी ओर निकल गया। जैसे ही वो वहां पहुंचा तो जेरेमाया नाम के एक आदमी ने उस पर बंदूक तानकर पूछा कि कौन हो तुम और क्या चाहिए, लेकिन समांथा ने उसे रोका और विल से मिलने के लिए भागी। चीजें थोड़ी शांत होने के बाद विल ने समांथा को उसके पिता के बारे में बताया। विल ने ये भी बताया कि अगर वो ना होते तो शायद मैं यहाँ तक ना पहुँच पाता। रात को सोते वक्त विल की अचानक से आंख खुल गई। वो बाहर आया तो उसने देखा कि समांथा और जेरेमाया वहां बैठे आग सेक रहे थे, तो वो भी उनके साथ ही बैठ गया। बताया जा रहा था कि ये जो कुछ भी हुआ एक भयंकर भूकंप की वजह से हुआ था। पुलिस वालों ने सभी को शहर खाली करने की वार्निंग भी दे दी थी, लेकिन जेरेमाया ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कोई भूकंप था, किसी देश ने हमारे ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका है पक्का। चीजें इतनी तेज हुई कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। लेकिन विल को उसकी इस बात में दम नहीं लगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो वो शहर से ही तो आया है, रेडिएशन से मर चुका होता अब तक। साथ ही जेरेमाया बार बार विल से उसकी बंदूक मांग रहा था, ऐसे ही देखने के लिए। ये बात विल को काफी अजीब लगी। समांथा भी विल की बात से सहमत थी। खैर वो दोनों एक दूसरे से इतने समय बाद मिले थे, तो थोड़ा वक्त मिलते ही प्यार उमड़ पड़ा। पर तभी अचानक विल को महसूस हुआ कि कोई उसकी गाड़ी में ताक झांक कर रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि जेरेमाया ही था। अगले दिन विल ने जब उससे इस बारे में पूछा तो वो कहने लगा कि मैं तो 2 बच्चों को वहां से भगा रहा था, जंगल की तरफ भाग के गए दोनों। अगर विश्वास नहीं होता तो चलो वहीं पे होगा उनका डेरा। लेकिन जंगल में उन्हें हिरणों के अलावा कुछ भी नहीं मिला। विल समझ गया कि जेरेमाया के साथ कुछ तो गड़बड़ है, और इसीलिए उसने जोर से कहा कि मैं तो समांथा को साथ लेकर जा रहा हूँ यहाँ से, तू भी चलेगा क्या भाई? इस पर जेरेमाया ने कहा कि समांथा कहीं नहीं जा सकती। वो अपनी बंदूक ताने विल की ओर मुड़ा, लेकिन विल ने पहले ही गोली चलाकर उसे मार डाला। तभी अचानक एक खतरनाक सा काला बादल तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। विल ने जल्दी से समांथा को बुलाया और वो दोनों गाड़ी में वहां से निकल पड़े। वो फुल स्पीड में गाड़ी भगा रहे थे और एक रेतीला तूफान उनके पीछे पड़ा था। यहीं पर ये फिल्म खत्म होती है। हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि बच गए होंगे दोनों। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।